आइए शुरू। नेक्स्ट वी नीड टू स्टार्ट विद द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो, अपन जानते हैं कि हर एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कि देर इज नो लिमिट। अच्छा, अब तो फिर सर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए, कि सर मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं। तो सर कोई भी एलएलपी में मिनिमम 2 सेम ही है, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसी के बरोबर बरोबर करीब करीब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी में होते हैं। ये समझने के लिए हाँ, लिख मत देना ऐसे। चलो नेक्स्ट, कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या काम करते हैं, कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो हैं वो एलएलपी के बिहाफ पे सारे के सारे जो कंप्लायंसेस करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि इन्होंने टाइमली कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, जो जो करने थे वो नहीं किए, तो सर इनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं। सर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम एक 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम एक शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट का मतलब भी अपन समझेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। मान लो एक बाहर रहता है, कम से कम सर डीपी का काम क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है, कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के बिहाफ पे कंप्लायंस करेगा। तो सर हमको एक बंदा ऐसा चाहिए जो कि इंडिया में रहता हो, तो ही तो एलएलपी के पास में उसके सारे कंप्लायंसेस देख के पूरे करेगा। जो बाहर ही रहता हो वो क्या इंडिया में आके कंप्लायंसेस पूरे करेगा यार। इसलिए दो में से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन होती है कि सर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हुआ हो, तो वो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो 120 दिन, मिनिमम 120 दिन। 119 दिन रहा तो नहीं बन सकता है, 120 दिन रहा तो बन सकता है। ठीक है, अब सर डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले डीपीआईएन नंबर लेना जरूरी होता है। डायरेक्टर कहाँ होता है सर, कंपनी में होता है। डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने से पहले डिन नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, दिन नंबर नहीं, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, इसका मैंने जब आपको कंपनीज एक्ट बताया था तो थोड़ा ब्यौरा दिया था, थोड़ी डिटेल्स दी थी। क्या दी थी मैंने आपको डिटेल्स, मिदुष बता। डीपीआईएन क्या होता है, या डिन क्या होता है, सॉरी डिन क्या होता है। डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, उससे वो एक यूनिक कैरेक्टर ऑफ द डायरेक्टर पता चल जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे मान लो हमारा कविश है, कविश को आधार कार्ड कविश ने अपना बनवाया, आधार नंबर इसको जो मिलेगा वो यूनिक नंबर होगा या नहीं होगा। उसके जैसा नंबर दूसरा किसी का इंडिया में अलॉट नहीं किया जाएगा। यस सर। अब आधार नंबर यूनिक है, जहां कहीं भी उस आधार नंबर को मेंशन करेगा वहां पता पड़ जाएगा कि कविश की बात हो रही है। ठीक है सर। तो वैसे ही कंपनी में किसी बंदे को डायरेक्टर बनना है ना, तो उसको पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में अप्लाई करके डिन नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मान लो कविश ने डिन नंबर लिया, ये किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा था। ठीक है, तो सर अब मान लो कविश जिस जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, क्या एक बंदा एक बार में एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? हाँ सर, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ही कैन बी ऑन द बोर्ड ऑफ मल्टीपल कंपनीज। कभी ऐसे ही मुंह हिला देने से थोड़ी ना बन सकता है यार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कब एक बंदा एक बार में एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर्स बन सकता है। मान लो कविश कंपनी नंबर 1 में, कंपनी नंबर 3 में और कंपनी नंबर 4 में, तीनों में डायरेक्टर है। तो तीनों में जहाँ डायरेक्टर बनेगा उसको डिन नंबर मेंशन करना पड़ेगा आरओसी के साथ में, कि मैं ये वाला डिन नंबर वाला आदमी हमारी कंपनी में डायरेक्टर है। सेम डिन नंबर इधर भी आएगा, क्योंकि ये यूनिक नंबर होता है डिन नंबर। तो कभी ट्रैक करना पड़ा कि मिस्टर कविश किन किन कंपनी में डायरेक्टर है, तो इस डिन नंबर का सर्च करेंगे तो पता पड़ जाएगा ना, सामने आ जाएगा कि किन किन कंपनीज में, कितनी कंपनीज में एक साथ ये बंदा डायरेक्टर है, कितने में इसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डिन सर इसका नंबर। कोई लिमिट होता है?
क्या? कोई लिमिट होता है इसका? किसका? कितने कंपनीज में को डायरेक्टर बन सकते? ये हमारे सीए फाउंडेशन के परव्यू में नहीं है, और यदि आएगा भी, ऐसा कोई लिमिट होता भी है तो तुमको इंटर में पता पड़ जाएगा। हमको यहाँ पर उसकी अभी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अननेसेसरली हम बहुत ज्यादा अपने जो चीज है उससे दूर होते जाएंगे, आगे से आगे बात निकलेगी। चलो नेक्स्ट। तो सर डिन नंबर लिए बिना कोई भी बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिन यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक नंबर होता है। डायरेक्टर जिस भी कंपनी में उसमें मेंशन करना पड़ता है उसको, कंपनी को आरओसी के साथ में, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरीके से डीपीआईएन नंबर बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, कोई भी बंदा किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको डीपीआईएन नंबर लेना पड़ेगा, और वो भी एक तरीके का यूनिक नंबर होएगा, बिना डीपीआईएन के नहीं बन सकता। तो हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कितनी सारी बातें सीखी है। देखो क्या क्या बातें, कि सर हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनमें से कम एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है? देखो मैं तो समराइज करा रहा हूं, तुम में इतनी बुद्धि है तो साथ साथ लिखो। ठीक है, एंसल फर्नांडीज स्प्रिंग से क्या खेल रहा है? आर यू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? नो सर, आई एम अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सो राइट विद मी। इन एव क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की समरी तो लिखा रहा हूं मैं, कि सर हर एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनमें से कम एक, कम से कम एक, दोनों हो तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में निकाले हुए होने चाहिए उसमें। ठीक है सर। तीसरा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या होता है? responsible for compliances of LLP। LLP के बिहाफ पे compliances करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यदि इसने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो इस पे पेनल्टी प्रोविजंस भी होंगे। यदि ये जिम्मेदारी इसने पूरी नहीं की तो पेनल्टी प्रोविजंस भी होंगे। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ेगा, और वो मेंशन होगा हर बार, जहां जहां आप जिस जिस एलएलबी में आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं वहां पर मेंशन होएगा। 5 पॉइंट्स बता दिए मैंने तुमको डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड, याद रखना है ये सब। कहने का मतलब जब कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर पे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ के ऊपर बेस्ड जरूर जरूर आएगा। ठीक है, चलो आओ। अच्छा, छठी बात, सिक्स्थ बात, सर अपन ने पढ़ा है कि सर एलएलपी में इंडिविजुअल्स मिस्टर राम और मिस्टर श्याम तो हो ही सकते हैं पार्टनर्स, लेकिन सर अपन ने ये भी तो पढ़ा है कि बॉडी कॉर्पोरेट भी तो हो सकती है, कि सर कंपनी भी तो हो सकती है और एलएलपी भी तो हो सकती है। तो सर यदि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन या एलएलपी दूसरी आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पर एलएलपी के मेंबर्स हैं, तो सर फिर ऐसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? सॉरी, एलएलपी में पार्टनर्स हैं तो सर उस डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बनाएंगे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सर उस केस में क्या होगा, इनके नॉमिनी अपॉइंट किए जाएंगे, इनके नॉमिनी अपॉइंट किए जाएंगे, हु नीड्स टू बी अ नेचुरल पर्सन। आपके और मेरे जैसा एक बायोलॉजिकल नेचुरल पर्सन अपॉइंट होंगे इनके नॉमिनी के तौर पे, जो कि यहाँ पर फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर वाले रोल को निभाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? राघव जी बोलिए। सर जो कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना कंप्लायंस संभालेगा वो एलएलपी अग्रीमेंट में रहता है, राइट? वो सब वहां होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप यदि मतलब मैं एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के तौर पे बात करूं तो सर डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी कंप्लायंस विच नीड्स टू बी डन बाय द एलएलपी। मतलब मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी हूं, मुझे कहीं कुछ कमी पेशी लगी तो मैं सबसे पहले जाके एलएलपी में किसकी गर्दन पकड़ूंगा? डीपी की।
डेजिग्नेटेड पार्टनर की ही गर्दन पकड़ूंगा फॉर एवरी कंप्लायंस टू बी डन बाय एलएलपी। इसलिए इस एस्पेक्ट में मत जा कि कौन कितनी कंप्लायंस संभालेगा ना, बाहरी व्यक्ति के लिए तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है फॉर कंप्लायंस। ठीक है, चलिए किसी और को कोई डाउट? एनीवन एल्स? देवांश समझ में आ रहा है? खुशबू, त्रिशा, एंसल, दर्शित अग्रवाल, कनव, श्रुति खरतड़े, सुहान गोयल। खरतड़े कहाँ पर है? यस सर। कि सर फ्रेंच क्लास और लॉ क्लास साथ में कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, मैं बीमार तो मैं नहीं गई, घर पे ओके, ही हूँ। ठीक है। चलिए जी, आते हैं अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ना चालू करते हैं और देखते हैं क्या नया कुछ बच तो नहीं गया है। दर्शित अग्रवाल पढ़ बेटा। Yes, sir. Designated Partner, Section 7. First, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals, and at least one of them shall be a resident in India. देखो Second, देखो देखो देखो, समझने वाली बात है। एवरी एलएलपी शैल हैव, विल में नहीं है, शैल है। पहली बात तो शैल मीन्स जरूरी है, एटलीस्ट है। तुम है ना ये मत लिख के आ जाना एवरी एलएलपी शैल हैव 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तब तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तुम कह रहे हो 2 ही होने चाहिए, हमने क्या बोला? एटलीस्ट 2 होने चाहिए। वर्डिंग्स में और मीनिंग में फर्क आ गया ना, इसलिए एटलीस्ट वर्ड यूज याद रखना। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर वो कौन होने चाहिए? सर वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, यानी कि नेचुरल पर्सन्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, अभी ध्यान रखेंगे। आगे जो मैंने बात बताई ना, बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो नॉमिनी अपॉइंट करेगी, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो सर एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, वो उनमें से एक कम से कम भारत का वासी होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब पहले पढ़। resident in India. For the purposes of this section, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year. देखो अब है ना, बहुत सारी जगहों पे तुम लोग देखोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो प्लीज यदि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यदि डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में आए, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ लिखना पड़े, तो 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर याद लिखना, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मत लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट पढ़ गई। If in LLP all the partners are body corporates, or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporates shall act as the designated partners. ठीक है सर, कोई ऐसा सीन है जहां पर सर कंपनी और एलएलपी है, तो सर इनके नॉमिनीज भी वो रोल निभा सकेंगे, तो पर होना इंडिविजुअल चाहिए, यानी कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, ये जरूरी बात है। ऐसा है कि सर मिस्टर राम एक तो नेचुरल पर्सन है, दूसरी एक कंपनी है, तो कंपनी अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगी, फिर ये दोनों मिलके डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल प्ले करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए एंसल बोल बेटा। मैं फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज हो गया कि आपने बोला कि वो 120 डेज रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए फिर ही वो बन सकता है, और ऊपर लिखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो हाँ, अगर सिर्फ एक ही बंदा फुलफिल करता है क्राइटेरिया कि 120 डेज, दूसरा वाला फॉरेनर हो सकता है? यदि वो फॉरेनर इंडिया में 120 दिन रहा हुआ है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। नहीं सर, इधर ऊपर लिखा पहले पॉइंट में कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक फॉरेनर ने क्राइटेरिया पूरा किया कि 120 डेज के लिए, पर हाँ, उसका दूसरा दूसरा पार्टनर जो होगा उसका का अगर वो हो सकता है विदाउट 120 डेज? अरे तो यही तो लिखा है कि सर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए किसी भी एलएलपी में। यस सर, 2 में से कोई भी एक
रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, तो भी काम चल जाएगा। दोनों के दोनों हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक रेजिडेंट इन इंडिया है तो भी चल जाएगा। रेजिडेंट मतलब 120 दिन इंडिया में रहा हुआ हो, ठीक है। तो तू अपने एग्जाम्पल में ही बोल रहे सर एक तो रहा हुआ है दूसरा नहीं रहा हुआ है, तो एक रहा हुआ है तो हमारे को दूसरे की जरूरत भी कहाँ है, ठीक है। फॉरेनर है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, लेकिन सर वो आता है हर साल इंडिया में 150 दिन रह के चला जाता है, तो वो ये क्राइटेरिया को पूरा कर देगा या नहीं कर देगा? हाँ सर, ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब देखो, भले ही यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ है, पर मतलब वही है, लिखा हुआ नहीं है तो जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे। कैलकुलेशंस करनी होगी ना, तो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही 120 दिन है या नहीं है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल पढ़ रही है। Example 2. There is an LLP by the name Indian Helicopters LLP having 5 partners, namely Mr. A, non-resident, Mr. B, non-resident, Mr. C, resident, Mr. D, resident, and Mr. E, resident. In this case, at least 2 should be named as designated partners, out of which 1 should be resident. Hence, if Mr. A and Mr. B are designated, then it will not serve the purpose. One of the designated partners should be there out of Mr. C, D, and E. ठीक है सर। ए देखो, एक में एक एलएलबी में 5 पार्टनर्स थे, ए बी सी डी ई। इनमें से जो 2 हैं वो नॉन रेजिडेंट है, खुद क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं कि वो भारत में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, रहे वही नहीं है, नॉन रेजिडेंट मतलब 120 दिन भी नहीं रहे हुए हैं। और सी डी और ई रेजिडेंट है, यानी ये वो 120 दिन के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अब सर ये बोलते हैं कि सर हर एक एलएलबी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जो कि उनमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए। तो यदि दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी को, जो कि दोनों ही नॉन रेजिडेंट हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दे तो सर काम चलेगा क्या? नहीं सर, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम एक बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा चाहिए जो कि रेजिडेंट इन इंडिया हो। तो आउट यू कैन मिदोश, मिदोश क्या बदमाशी चल रही है? वो गलती से हो गया, पता नहीं कैसे वो बटन गलती से दब। हो गया, अच्छा नहीं, सच्ची में सच्ची में। चलो। तो सर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दे, ऐसा नहीं चलेगा सर। मिस्टर ए या बी के साथ में, कोई भी एक के साथ में दूसरा सी डी या ई में से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा रेजिडेंट होना चाहिए जिसको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि सर अब बताइए इनमें से कौन सा डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब क्या कॉम्बिनेशन ये सही है नहीं है, किस में कौन कौन बन सकता है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में बना सकते हैं, ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सर दोनों के दोनों पार्टनर ही आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सर आपको फिर वो नॉमिनी वाली बात याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मोदी साहब, गलती से मिस्टेक हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पे से भी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी की, एक एलएलपी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है सर। 16 बातें पढ़नी है अपने को। कुछ जो यहाँ पर बिना डिटेल में गए मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ, मैं अभी देता हूँ, और कुछ में डिटेल में ही ओवरव्यू में जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। सर क्या मुझे पहली डिस्कस करने की जरूरत है क्या कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या मुझे पहली डिस्कस करने, सेपरेट पर्सन है ना, इनटू द आइज ऑफ लॉ। सेपरेट किससे? इसे सेपरेट जिन्होंने इसको बनाया है अपने पार्टनर्स से, ये सेपरेट है। कानून में एक नया आर्टिफिशियल पर्सन जन्म ले रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों साथ में पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड पॉइंट सर, परपेचुअल सक्सेशन। लोग आते रहेंगे, पार्टनर्स अंदर आते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसके अफेयर्स को खत्म नहीं कर दिया जाए,
परपेचुअली लोग एक के बाद अंदर आते रहेंगे और पुराने वाले बाहर जाते रहेंगे, लेकिन एलएलपी की एग्जिस्टेंस चलती रहेगी जब तक कि उसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाए। म्यूचुअल एजेंसी, सर पार्टनरशिप जो 1932 वाली होती है उसमें तो पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स होते हैं। हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का एजेंट अपने काम से इनको बाइंड कर सकता है, और हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का प्रिंसिपल, यानी कि बाकी के पार्टनर्स भी इसको अपने कामों से बाइंड करते हैं। यानी पार्टनर पोसेसेस क्वालिटी ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। बाकी पार्टनर्स को अपने काम से बाइंड कर सकता है एजेंट के जैसे, और बाकी पार्टनर्स इसको बाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल के जैसे। सो इन 1932 पार्टनरशिप there is mutual agency relationship between the partners, and every partner is also the agent of the complete partnership firm 1932 वाली में, तो उसको भी अपने काम से बाइंड कर सकता है। जबकि एलएलपी में क्या बताया था, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का न एजेंट न प्रिंसिपल। एवरी पार्टनर इज ऑफ कोर्स द एजेंट of the LLP. That's it. There is no mutual agency relationship as far as LLP is concerned. Concept clear है? दिमाग में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? दिमाग में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? कविश, खुशबू, कविश, ये मत बोलना होती होगी सर म्यूचुअल एजेंसी, हमको क्या करना, ऐसे मत बोलना यार। मैंने सुना है कि तू बड़ा ही ब्राइट स्टूडेंट है, बस सुना ही है, अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, देखना चाहता हूं मैं तू कितना ब्राइट है। टाइड है या रिन है दिखाना। चलो एलएलपी एग्रीमेंट, सर एलएलपी एग्रीमेंट जो है, हाँ सर, जैसे कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है वैसे एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। यस सर। एलएलपी एग्रीमेंट किन दो चीजों को कवर करता है सर? पार्टनर्स के बीच का तो रिलेशनशिप इससे गवर्न हो गई, पार्टनर और एलएलपी के बीच का जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है वो भी इसी से गवर्न होगा। रिटर्न में होना चाहिए, पढ़ा था अपन ने। यस सर, रिटर्न में होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वही सेम बात वापस कर रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स में। एलएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। कॉमन सील, कंपनी के टाइम क्या पढ़ा था कि सर कॉमन सील का फंडा होता क्या है कि सर ये आर्टिफिशियल पर्संस होते हैं ना कंपनी और एलएलपी, तो सर इनको जहां भी अपन तो नेचुरल पर्सन है, जहां साइन करने है किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है वहां अपन सिग्नेचर्स ठोक देंगे। सर इन ये आर्टिफिशियल पर्सन कैसे साइन करेंगे कि सर एक राउंड सील कॉमन सील बनती है, इस आर्टिफिशियल पर्सन को जहां भी साइन करना होता है वहां ये ठप्पा लगा देते हैं। 2015 तक हर आर्टिफिशियल पर्सन में कॉमन सील का कंसेप्ट कंपलसरी था, लेकिन अब 2015 के बाद में ऑप्शनल बना दिया गया। आप चाहें तो अपनी कंपनी और एलएलपी में रखें, चाहें तो न रखें। ठीक है, तो सर कॉमन सील चाहें तो रखें एलएलपी में, न चाहें तो न रखें। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स होता है। इस बात पे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, कितना सारा डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर, एलएलपी में पार्टनर्स का नाम में ही लिमिटेड लाइबिलिटी है तो होगा ना सर लिमिटेड लाइबिलिटी। किस एक्सटेंट तक? अप टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने एग्री किया है एलएलपी में करने का, उस हद तक इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। किसी ने 2 लाख रुपए तक बोला है तो 2 लाख तक ही होगा। बाकी लाइबिलिटी फिर किसकी की सर? खुद एलएलपी की, एसेट्स एलएलपी की, एलएलपी की लाइबिलिटीज एलएलपी। सर एक केस में एलएलपी के पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। कौन सा केस? जहां पर ये लोग ने विलफुल फ्रॉड किया है, जानबूझकर फ्रॉड किया। हो गया पूरा? यस सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सर यदि एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है तो सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे। ठीक है सर। कंप्लायंस कौन हैंडल करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करेंगे। मैनेज कौन करेगा? सारे पार्टनर्स करेंगे। और यदि एलएलपी एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ये जो 2 पार्टनर्स हैं ये मैनेज करेंगे, मिस्टर सी और डी एक्स चीज मैनेज करेंगे, परचेज मैनेज करेंगे, मिस्टर डी सेल्स मैनेज करेंगे, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरिंग मैनेज करेंगे, मिस्टर बी मार्केटिंग मैनेज करेंगे, तो फिर तो एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है तब तो वैसा होगा। अदरवाइज बेसिकली फिर सारे पार्टनर्स, कुछ नहीं लिखा हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट में, सारे पार्टनर्स करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 एंड 2 एंड नो लिमिट। मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है।
सर एलएलपी को बिजनेस करने के लिए बनाया जा सकता है। बिजनेस किस लिए किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। लॉसेस हो चलेगा, बेसिकली बिजनेस किस लिए किया जाता है सर? विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। ओके, तो सर LLP and partnership 1932 can be opened up only for doing business and earning profits. They cannot be opened up for doing charitable activities. ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट यहाँ समझाने लायक नहीं है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट यहाँ समझाने लायक नहीं है, वो जब डिटेल आएगी तभी समझाएंगे। कन्वर्जन इनटू LLP, क्या सर दूसरी चीजों को, कंपनी को वगैरह को आप LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं? याद करो स्केड्यूल 2, 3 एंड 4, स्केड्यूल 2, 3 एंड 4। सर आप एक पार्टनरशिप फर्म को LLP में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। आप एक प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। तो कन्वर्जन्स हैं सर पॉसिबल, ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सर आजकल तो पूरा जमाना ही इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का है, तो सर क्या इससे रिलेटेड फाइलिंग, LLP से रिलेटेड फाइलिंग जो भी आपको रजिस्ट्रार के पास में करनी है, सर क्या वो फिजिकली जाके दोगे? नहीं सर, सारी चीजें आजकल इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही हो गई है, MCA की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। सर क्या फॉरेन LLPs भी बनती हैं? हाँ सर बनती हैं, या फॉरेनर्स भी इंडिया में आके LLP बना सकते हैं? फॉरेन LLPs और कंपनीज मिलके इंडिया में बना सकती हैं क्या LLP? हाँ सर। तो ये 16 चीजें हैं जो अपने को डिस्कस करनी है। काफी कुछ 10-12 तो आपको आती हैं, 3-4 ही नए फंडे आएंगे जो अपन डिस्कस कर लेंगे विद दी टाइम। तो सर अपने को बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल पर्सन, पहले ये 3 पॉइंट्स साथ में मिला के पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो एक काम कीजिए आप लोग, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए, फिर चालू करते हैं।